आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है और उसके बाद अमेरिका ने भी सीधे सीधे इजराइल का साथ देते हुए ईरान पर जिस तरह से हमला किया, खूब चर्चा इसको लेकर हो रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की है। ईरान के राष्ट्रपति से उन्होंने बातचीत की है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा कि हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की उनसे। हाल ही में हुई तनातनी पर गहरी चिंता व्यक्त की। और आपको बता दें कि आगे बढ़ने के लिए तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के लिए अपना आह्वान दोहराया और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की जल्द बहाली की बात कही गई है। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच में जो बातचीत हुई है, इसमें शांति की ओर एक इशारा है। और ईरानी परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमले के मद्देनज़र ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने यह कॉल की। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। यह कॉल 45 मिनट तक चली। आपको बता दें कि यह कॉल 45 मिनट तक चली है। राष्ट्रपति ने और ईरान के राष्ट्रपति ने भारत को क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने वाला मित्र और साझेदार बताया है। ईरान ने और तनाव कम करने, वार्ता और कूटनीति के लिए भारत के रुख और आह्वान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया है। देखिए, जिस तरह से युद्ध जो छिड़ा है और उसके बाद अमेरिका का इस युद्ध में उतरना और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से जो बातचीत है, काफ़ी अहम इसे माना जा रहा है। और इसको लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, इसी बातचीत को लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया है। आगे बढ़ेंगे। आगामी चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि अमित शाह जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा। हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और हमने बार बार कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा वही है। हमने 2025 में फिर से नीतीश का नारा दिया है। ऐसा कुछ भी अमित शाह जी ने नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा। हम लोग मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और हमने बार बार कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा वही है। लेकिन जेडीयू की तरफ से भी बयान आ गया है कि समय का इंतजार क्यों, समय वही रहेगा और मुख्यमंत्री वही रहेंगे, नीतीश कुमार। एकदम ठीक कहा है उन्होंने। तो आप अमित शाह के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? मैं अमित शाह जी का बयान जो है केंद्रीय स्तर पर होता है। मैं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अपना बयान दे रहा हूँ कि हम लोगों को स्पष्ट हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 2025 फिर से नीतीश, हमने ये नारा दिया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अमित शाह ने जेडीयू को, भाजपा ने जेडीयू को हाईजैक कर लिया है और टिकट भी तेजस्वी के वही बांटे। तेजस्वी यादव जो है वो जेडीयू और भाजपा में टिकट कैसे बटेगा, इसका वो ठेकेदारी लिए हैं क्या? ये काम एनडीए का है। एनडीए अपना देखेगी कि इसको कैसे हम लोग को जो है सीट का बंटवारा करना है। कल फिर से मुख्यमंत्री को अचेत बताएं कि मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, अचेत हैं और यही कारण। अपने पिताजी का सेवा करें अच्छे पुत्र के नाते। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर की पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमले पर कहा कि यह बहुत दुखद है। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने तो चुप्पी साधी ही है, लेकिन भारत ने तो हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में रुख अपनाया है। ईरान भी फिलिस्तीनी लोगों के पक्ष में खड़ा है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है, उन्होंने कहा कि भारत भी वह रुख नहीं अपना रहा है जो उसे अपनाना चाहिए। आखिरकार ईरान फिलिस्तीनी लोगों के पक्ष में खड़ा है।
इट्स वेरी सैड। आप देखिए ओसीआई ने तो चुप्पी साधी है, लेकिन आप देखिए इंडिया का हमेशा एक ट्रेडिशनल प्रो पैलेस्टाइन स्टैंड रहा है, और जहां तक मैं समझती हूँ ईरान इज स्टैंडिंग फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। अमेरिका ने दे लॉन्च्ड एन अटैक ऑन ईरान एंड इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट। आप देखिए कि चल क्या रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन सबसे ज्यादा दुख ये है कि इंडिया भी वो स्टैंड नहीं ले रही जो उसको लेना चाहिए। वीव ऑलवेज हैड अ प्रो पैलेस्टाइन स्टैंड, सो इट्स वेरी सैड। आफ्टर ऑल ईरान इज फाइटिंग फॉर द पीपल। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई के जवाब पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी न चुनाव आयोग पर भरोसा है राहुल गांधी को, और न न्यायपालिका पर वो भरोसा करते हैं, और न ही सरकार पर भरोसा करते हैं। देखिए, राहुल गांधी को उनका एक पुरानी आदत है कि जो गाना वो बजाना शुरू करते हैं वही गाना वो बजाते रहते हैं। उनको न चुनाव आयोग के पर भरोसा है, न न्यायपालिका पर भरोसा है, न सरकार पर भरोसा है। अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? अगर उनको दिक्कत है तो न्यायपालिका के शरण में जाएं, या संसद में चर्चा कराऊं, कानून में परिवर्तन कराऊं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं तो भरोसा होना चाहिए। जब वो चुनाव जीत जाते हैं तब चुनाव आयोग ठीक है, और जब वो चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव आयोग नहीं ठीक है। अब वो अपनी जो मूल कमी है, क्यों वो चुनाव हार रहे हैं, उस पर तो उनका ध्यान है नहीं, उस पर तो उनका दिमाग जाता नहीं है। उनका दिमाग बार बार जो है मतपेटी पर और चुनाव आयोग पर जाता है। उनका दिमाग विचार करना चाहिए कि देश की जनता क्यों उनके साथ नहीं है, इस बात पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस कहाँ थी, आज कांग्रेस कहाँ है, क्यों? अपनी गलती को देखना चाहिए। अपनी गलती देखेंगे नहीं, आरोप तो लगाते रहेंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मैंने तेजस्वी यादव से समय मांगा है, हम उन्हें बिहार की विकास यात्रा के बारे में समझाएंगे और बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान में और बिहार की सरकार के प्रयास से बिहार में कितना विकास हुआ है। यदि वह 1 महीने के अंदर समय नहीं देते हैं, तेजस्वी यादव 1 महीने के अंदर समय नहीं देते हैं, तो भी 1 महीने के बाद हम उन्हें ज़रूर समझाने जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे। मैंने उनको कहा है, समय मांगा है कि 1 महीने का आपको समय देते हैं। आप हमको जिस दिन बताइएगा बिहार के विकास यात्रा को समझाएंगे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के योगदान को और बिहार के एनडीए सरकार के प्रयास से कितना विकास हुआ है उसको हम बताएंगे। 1 महीने के बाद अगर वह समय नहीं देते 1 महीने के अंदर, तो 1 महीने के बाद उनको जरूर हम समझाने के लिए जाएंगे, आराम से बैठेंगे और उनको समझाएंगे। आप लोगों को भी चलने का मन होगा तो आपको भी उस दिन का तिथि बता के आमंत्रित कर देंगे। ओडिशा के बालासोर सोनरेखा नदी में अचानक आई बाढ़ से बालासोर के 4 ब्लॉक प्रभावित हुए हैं। ये ओडिशा की बात नहीं है, पूरे देश भर में इस तरह की स्थिति है। कहीं बारिश हो रही है, बहुत जोरदार बारिश हो रही है, कहीं भारी बारिश हो रही है। चलिए ओडिशा की तस्वीर हम आपको दिखा देंगे। ओडिशा के बालासोर एडीएम सुधाकर नाइक ने कहा कि भारी बारिश के कारण सोनरेखा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी किनारे बसे गाँव और पंचायतों में पानी भर गया है। जिन जगहों पर सड़कें कट गई हैं वहाँ नावें तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ, ओडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सभी को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे जिले के 4 ब्लॉक प्रभावित हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है, सभी को अलर्ट कर दिया गया है, अलर्ट मोड पर हैं। पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, सुबर्णरेखा का जो अपर बेसिन है वहीं पे भारी बारिश हुआ है, तो बारिश का पानी नदी में आ रहा है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे बाढ़ आया हुआ है। नदी का किनारे जितना भी गांव है, पंचायत है, वहां पे पानी किस जगह में भर गया है, और जिसकी वजह से जो रोड डिस्कनेक्ट हुआ है, तो उसी जगह में बोट डिप्लॉय किया गया है प्रशासन की तरफ से। ओड्राफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और ब्लॉक का डिस्पोजल में जो एसआरसी का बोट है वो भी डिप्लॉय किया गया है। मेनली हमारा जिला में 4 ब्लॉक जो जड़ेश्वर, फुगरई, बलियापाड़, बस्ता वो अफेक्ट हुआ है। उस सीनियर अफसर डिप्लॉय किया गया वहाँ पे। मैं खुद बल्लापाड़ ब्लॉक में 2 दिन था। आज वहाँ पे सब कलेक्टर बालेश्वर गए हुए हैं। भोगराई में एडीएम रेवेन्यू काम करके बैठे वहाँ पे। सारे ऑफिसर को अलर्ट किया गया है। सारे जो लाइन डिपार्टमेंट है, पंचायत राज, रेवेन्यू, हेल्थ,
फायर ब्रिगेड, पुलिस, RSS, मेडिकल टीम्स सबको अलर्ट में रखा गया है। सारे फील्ड में है, मौजूद है, लोगों के पास जा रहे हैं, खाना पहुंचा जा रहे हैं और सूखा खाना जो भी है उधर पहुंचा जा रहा है और पीने के पानी का व्यवस्था किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है अभी बारिश के मौसम में हैजा डायरिया होता है तो उसको चेक करने के लिए मेडिकल टीम नियोजित किए गए हैं। वो हाइलोजन टैबलेट, ब्लीचिंग वो सब लोगों को दे रहे हैं, सचेतन कर रहे हैं। उसके बाद इसी समय यह होता है कि बहुत सारे पॉइजनस स्नेक आ जाता है तो एंटीवेनम जो स्नेक इंजेक्शन अमेरिका में मौजूद किया गया है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो प्रशासन पर तत्पर में है। किसी को मरने का एक ही बंदा कल जो खबर मिला बह गया है, जो रिपोर्ट हुआ है, तो उसको ट्रेस आउट करने के लिए NDRF, ODRF कल से नियोजित किया गया है। वहाँ पे कलेक्टर साहब गए हुए थे, माननीय सांसद गए हुए थे, विधायिका गए हुए थे, तो कोशिश जारी है। अभी तक और इसका कोई मेरे जानकारी में तो अभी तक नहीं मिला है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और RJD नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा है कि उन्हें लगता है कि वे सबसे होशियार राजनेता हैं, वे थोड़ा और इंतजार करें, नीतीश कुमार अभी उन्हें और टेंशन देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि किसी के भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस बार तेजस्वी यादव अपने पिताजी से भी बुरे नतीजे लाएंगे। अब है क्या कि इनको लगता है कि सबसे ज्यादा होशियार राजनीति करने वाले यही हैं। तेजस्वी जी को ये लगता है कि सबसे ज्यादा अभी तो कुछ नहीं है, अभी कहिए इंतजार करें थोड़ा और, अभी नीतीश जी और टेंशन देने वाले हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस है काफी हाई लगता है। बार बार एक चीज को बोल रहे हैं, सरकार गई, हम लोग सरकार ये तय है, एकदम कोई नहीं रोक सकता है। ये सब ऐसा है कि हर लोग जो है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए किसी को कोई पाबंदी नहीं है। बहुत से लोग हैं, IAS के लिए लोग कहता है कि एकदम हम IAS हो ही रहे हैं, 2 अटेम्प्ट के बाद तीसरा अटेम्प्ट में कि हम बनिए जाएंगे, नहीं बनता है। इस बार अपने पिताजी से भी खराब रिजल्ट करेंगे तेजस्वी यादव। JDU नेता KC त्यागी ने RJD नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा है कि मैं तेजस्वी यादव के बयान को पूरी तरह से खारिज करता हूं। JDU समाजवादी आंदोलन, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश कर्पूरी ठाकुर से निकली पार्टी है और इसे इसके कार्यकर्ता ही संचालित करते हैं। तेजस्वी यादव राजनीतिक शिष्टाचार भूल रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम और नीतीश जी उनके पिता के लिए सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव अपने चचा नीतीश कुमार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं श्री तेजस्वी यादव के वक्तव्य को सिरे से खारिज करता हूं। जनता दल यू समाजवादी आंदोलन, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश कर्पूरी ठाकुर की धारा से निकली हुई पार्टी है और इसको इसके कार्यकर्ता ही संचालित करते हैं। तो ये सब क्रोनोलॉजी क्या टारगेट किया जा रहा है, जबकि वो कहते हैं हमारे चाचा हैं, अभिभावक हैं। तेजस्वी यादव जी राजनीति का शिष्टाचार भूल रहे हैं। उनके पिताश्री के लिए हम भी और नीतीश जी सम्मान पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तेजस्वी चाचा के साथ साथ अपशब्द। ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। इससे कई अरब देश सोचेंगे कि उन्हें परमाणु क्षमता की आवश्यकता है। ऐसा करने से मुझे यकीन है कि ईरान आने वाले 5 सालों में एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाएगा। मेरा मानना यह है कि जो आज यूनाइटेड स्टेट्स ने जो बॉम्बिंग की है वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का वायलेशन है, NPT का वायलेशन है और खुद यूनाइटेड स्टेट्स का जो उनका संविधान है US का कि बगैर कांग्रेशनल परमिशन के वो जंग नहीं कर सकते बॉम्बिंग, उन्होंने उसका वायलेशन किया। और उन्हीं का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, US का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि ईरान तो न्यूक्लियर वॉरहेड वेपन्स के करीब नहीं था। तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है। ये सिर्फ एक फसाड क्रिएट किया गया। मकसद एक ही है कि
इजराइल जो बेंजामिन नेतन्याहू जो फ़लस्तीनियों का एक खस्साब बन चुका है, बुच्चर बन चुका है, जो जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, उसको कवर अप करने के लिए किया गया। फिर 55,000 लोग मारे गए, अभी मर रहे हैं वहां पर, आप उसकी बात नहीं करते। तो ये बॉम्बिंग से अगर यूएस ये समझ रहा है कि डिटरेंस होगा, नहीं होगा। आप देखना आइंदा 5-10 साल में ईरान 90% एनरिचमेंट करेगा। आप इस बात को देख लेना कि उस इलाके में जितने मुस्लिम अरब कंट्रीज हैं वो अब ये तय करेंगे कि भाई हमारा को अगर डिटरेंस चाहिए इजराइल से तो हमको भी अब वो वही करना पड़ेगा। वो भी करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाएंगे, न्यूक्लियर वॉरेट्स बनाएंगे। और ये जो यूएस ने किया है, इराक में आपने झूठ बोला था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कहां मिला? कुछ नहीं मिला। आपने लीबिया में गद्दाफी को हटाया, ये कुछ इल्जाम लगाकर केमिकल वेपन, क्या हुआ? कुछ नहीं निकला। तो आप ये जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये इंस्टेबिलिटी आपको ही महंगी पड़ेगी। अगर कल वहां पर जंग हो जाएगी उस इलाके में, जो अब पूरे आसार नजर आते हैं, तो फिर पूरा इलाका एक आग की झोंक में होगा। और वहां पर 60 लाख से ज्यादा भारत के लोग काम करते हैं उस तमाम कंट्रीज में। हमारे इंडियन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है उन कंट्रीज में। एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज हमको वहां से आता है। और एक बात याद रखिए, जो गल्फ कंट्रीज में जो भारत के नागरिक काम करते हैं, इनकम टैक्स नहीं देते। वो नॉर्थ अमेरिका में इनकम टैक्स देते हैं, यहां पर हमको आता है, तो फिर कितना बड़ा नुकसान होगा सबका। तो ये बात हमको समझने की जरूरत है। और आखिरी बात यह है कि इसीलिए पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए कहा था, और इसीलिए क्या उनका जो जनरल था जाकर ट्रंप के पास बैठकर खाना खाया था, तब उनको ये तो सब एक्सपोज हो गए यहां से लेके वहां तक। पाकिस्तानी मुस्लिम आवाम को नहीं, पाकिस्तान के देखिए, पाकिस्तान ने फॉर्मल कहा ना कि हम ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज बोलेंगे, तो क्या इन्होंने इसीलिए कहा था? इसीलिए कहा कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए इस आदमी को, इस प्रेसिडेंट को, जिसने अपने ही देश के संविधान का वायलेशन किया, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन किया, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया, एनपीटी का वायलेशन किया। तो क्या इसीलिए पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड किया था क्या? सर, यूएस की भूमिका मिडिल ईस्ट रीजन में नहीं, यूएस ऑनेस्ट ब्रोकर कभी नहीं था। चाहे इराक हो, चाहे लीबिया हो, चाहे पैलेस्टाइन हो। और ये जो गजा में जेनोसाइड हो रहा है, जो एथनिक क्लेंसिंग हो रही है एक रेसिस्ट स्टेट की तरफ से, उस पर तो यूएस बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। सारी दुनिया बोल रही है कि पैलेस्टीनियंस का क्या एथनिक क्लेंसिंग हो रही है। माने अगर वो लोग खाना लेने जा रहे हैं तो गोलियां चलाकर उनको मार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमले और इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर कहा कि अगर उन्हें लगता है कि ईरान हथियार छोड़ देगा तो वो, यानी अमेरिका ये गलतफहमी में है, इजराइल गलतफहमी में है। ईरान करबला को याद रखता है और यह समझता है कि यह दूसरा करबला है। उन्होंने कहा कि वे अपनी गर्दनें कटवा देंगे ईरान के लोग, लेकिन गर्दनें झुकाएंगे नहीं। उन्होंने आगे कहा कि ईरान में एक शासन परिवर्तन चाहते हैं। जो लोग चाह रहे हैं कि ईरान में शासन परिवर्तन हो, क्या शासन परिवर्तन के बाद चीज़ें बेहतर होंगी? अमेरिका और इजराइल का लंबे समय से यह मानना है कि वे ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनने देंगे, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि ईरान अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ देगा तो वो गलतफहमी में है। उनको गाज़ा चाहिए, वो गाज़ा कुछ ऐश का इलाका बनाना चाहते हैं जिसमें ट्रंप की कंपनी का हाथ है। इसलिए वहाँ पे भी कौन मारे जा रहे हैं? जो वहाँ के रहने वाले हैं। हज़ारों में मारे जा रहे हैं, रोज़ मारे जा रहे हैं। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन आया था कि इसको रोको, मैं कोई मानने वाला नहीं दिखता। अब ईरान का हाल है, ईरान पे हमला किया जा रहा है। समझते हैं कि ईरान को दबा देंगे, और ईरान पे उन्होंने कहा था पहले 2 हफ्ते हम सीज फायर करते हैं, तब तक हम देखेंगे, मत हो सकता है बातचीत से हल निकलेगा। मगर उनकी यह है कि रिजीम चेंज करनी है। क्या रिजीम चेंज करने से क्या वहाँ कोई अच्छी चीज़ बनेगी? क्या वहाँ पे कोई और चीज़ आएगी जो ठीक होगी, इससे बेहतर होगी?
तो जो ईरान पे आज ये न्यूक्लियर साइट्स पे, और देखिए ये तो आज पहली दफा नहीं है। अमेरिका और इजराइल का हर वक्त ये रहा है मौकफ कि ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे, और उस पर लगे हुए हैं। और आज साबित हो गया कि इनका मकसद तो वही है, और कोई मकसद तो है नहीं इनका, उसी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि अगर ये समझते हैं कि इससे ईरान जो है हथियार छोड़ देगा, तो इनकी गलतफहमी है। ईरान करबला को याद रखता है और ये समझता है ये दूसरा करबला है, जिस तरह इन पे हमला किया जा रहा है। ईरान पर हमला, ये गर्दन मिटा देंगे अपनी, हटा देंगे, कटवा देंगे, मगर गर्दन झुकाएंगे नहीं। वही तो हुसैन ने अलैहिस्सलाम ने भी यही किया था, उन्हें माना नहीं। उन्हें कहा नहीं, जो तुम बर्बरियत पे हो, मैं बर्बरियत के खिलाफ लड़ने आया हूँ। लोगों ने बहुत वादे किए थे इनके साथ लड़ेंगे, 72 रह गए, मगर 72 में से एक भी नहीं बचा, मगर भागा नहीं। उनके सर नेज़ों पे खड़े कर दिए गए। उसने इस्लाम को जिंदा किया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।